शादी की जोड़े में कमरे में अकेली बैठी 18 साल की वेदा लगातार रोई जा रही थी। जब से उसने ससुराल में कदम रखा था, किसी ने उससे पानी तक को नहीं पूछा था। उसका घूंघट उठाते ही उसकी सास वाड़ी मदान को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वह जोरों से चीख पड़ी थी, नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन लोगों ने हमारी गोरी चिट्टी बेटी अनुष्का की जगह मोटी और काली लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया है। वाड़ी मदान की बात सुन उनके पति और मदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रणवीर मदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और जहां बैठे थे वहीं से गरजे। शालू ने रश्म का हवाला देकर कहा कि लड़की की शादी हमारे यहाँ कपड़े ऊपर 4-5 कपड़े पहनाकर होती है और मायके में लड़की का चेहरा अगर लड़के ने देख लिया तो उसके साथ बड़ा अपशगुन होता है। उन्होंने हमारे साथ रश्म की आड़ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उस राजशेखर को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनते ही वाड़ी मदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए घर की नौकरानी कमला को बुला गुस्से से कहा, कमला, इसे हवेली के एक कोने में बने नौकरों वाली खाली कमरे में ले जाओ। जी मैम। और उसके बाद डरी सहमी बेदा रोती हुई चुपचाप कमला के साथ कमरे में आ गई। अकेली बैठी बेदा लगातार बार बार बस यही सोचे जा रही थी, इस सब में मेरी क्या गलती थी। रोते रोते बेदा की हिचकियाँ बन गई और उसका गला सूख गया। उसने चारों तरफ पानी के लिए नज़र दौड़ाई, पर उसे कमरे में पलंग और एक साधारण से ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। तो वह पलंग पर निढाल होकर गई। उसकी आंखों के सामने पिछले दिनों की घटनाएं घूमने लगीं। छोटे से शहर कासगंज में अपनी माँ के साथ रहने वाली बेदा को जब मालूम हुआ कि उसे पुणे में रहने वाले अपने मामा जी के यहाँ जाना है तो वह बहुत खुश हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी खूबसूरत ममेरी दीदी अनुष्का की शादी उसी कंपनी की स्मार्ट खूबसूरत सीईओ कार्तिक मदान से होने वाली है जहाँ वह जॉब करती है, तो उसकी खुशी और भी अधिक बढ़ गई थी। बेदा जब माँ 10 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके पिता का देहांत हो गया था। फिर उसकी माँ शतावरी अपनी कड़ी मेहनत से घर के खर्च के साथ साथ बेदा को भी पढ़ा रही थी। शतावरी स्वभाव से बहुत ही सीधी और किसी पर भी सहज ही भरोसा कर लेने वाली महिला थी। पुणे आने के बाद बेदा अपनी बड़ी बहन अनुष्का के साथ अधिक समय बिताने लगी थी और तभी उसे पता चला था कि अनुष्का कार्तिक से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। कार्तिक अनुष्का की खूबसूरती पर रीझ कर अपने बॉस होने और कंपनी का मालिक होने का फ़ायदा उठा अनुष्का से शादी कर रहा था। इस कारण अनुष्का बारात आने के घंटे भर पहले वह घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अनुष्का की इस हरकत से पूरे घर में हंगामा मच गया। बेदा के मामा राजशेखर तो सर पकड़कर बैठ गए। घर की इज्जत दांव पे लगी है, अब क्या होगा। लेकिन बेदा की मामी सुलोचना का दिमाग इस अचानक आई समस्या का हल ढूंढने में तेजी से चलने लगा और फिर सुलोचना ने अपनी इकलौती बड़ी ननद और सीधी सादी शतावरी से रोते हुए कहा, जीजी, अब आपके मायके की इज्जत आपके हाथ में है, आप ही इसे बचा सकती हैं। अगर आप नहीं मानी तो आपके भाई और मेरे पास जहर खाकर मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। जीजी। शतावरी का पैर पकड़ सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ना कहो सुलोचना। भाई और भावज के दुख से पिघलती शतावरी की आंखें भी भर आई थी। जीजी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। बारात घंटे भर में दरवाजे पर पहुंचने वाली है। और इसके आगे के शब्द सुलोचना के आंसुओं में घुलकर बहने लगे। स्थिति विकट थी और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि राजशेखर और सुलोचना के केवल एक ही बेटी थी अनुष्का, और सभी रिश्तेदारों में केवल शतावरी की बेटी वेदा ही थी जिसे अनुष्का की जगह पर शादी के मंडप पर बिठाया जा सकता था। बाकी रिश्तेदारों की लड़कियां मात्र 13-14 साल की या इसमें कम की ही थी। पत्नी को शतावरी का पैर पकड़ रोते देख राजशेखर भी शतावरी के पैरों पर गिर गया और रोते हुए बोले, जीजी, अब मेरी लाज केवल तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेदा अनुष्का से किसी तरह से कम नहीं है। भाई और भावज को ऐसे रोता कलपता देख शतावरी का दिल भर आया था
उसने भी सोचा, बात तो ये दोनों सही कह रहे हैं। ऐसे समय में मेरे कुछ परिचित परिवारों ने भी ऐसा किया है और शादी के बाद तो धीरे धीरे सब ठीक ही हो जाता है। और फिर मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं कभी अपनी बेदा के लिए इतना बड़ा घर परिवार सोच भी पाऊँ। अगर अभी अनुष्का की जगह बेदा की शादी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे से हो जाती है तो मेरी बेदा जिंदगी भर राज करेगी। पर शतावरी के पैर पकड़ रोती सुलोचना की नज़र शतावरी के चेहरे पर भी थी। शतावरी के चेहरे पर सहमति के साथ कुछ उलझन के भाव आए। देख सुलोचना ने पूछा, क्या सोच रही हो जीजी? तुम दोनों की बात में आकर अगर मैं बेदा को शादी के मंडप पर बिठा भी दूं तो क्या लड़के वालों को शक नहीं होगा? अनुष्का गोरी छरहरी है जबकि मेरी बेदा सांवली और मोटी है। तुम इसकी चिंता ना करो जीजी, आगे का सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ठीक है सुलो, मैं तैयार हूँ। वैसे भी अपनी बेदा के लिए इतने अच्छे घर और वर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शतावरी की हाँ सुनने के बाद तो फिर किसी ने बेदा से ना तो कुछ पूछने की जरूरत समझी और ना ही उसके इनकार को सीरियसली किया और जबरन तैयार कर उसे शादी के मंडप पर बिठा कार्तिक से शादी करवा दी। सिंदूर की रस्म में सुलोचना ने बेदा और कार्तिक के बीच दो लड़कियों से ऐसे पीले कपड़े का पर्दा लगवा बिना बेदा को दिखाए कार्तिक का हाथ पकड़ाकर पर्दे की दूसरी तरफ कर सिंदूर दान भी करवा दिया। अभी अपनी ससुराल में बेदा इसी जबरदस्ती की सजा भुगत रही थी। यह सब सोचते हुए बेदा को अंदर से तेज रुलाई आने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और दिन भर की भूखी प्यासी बेदा गहरी नींद में चली गई। अचानक किसी के झकझोरने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कमला उसे जगा रही है। बेदा का सूखा और दुख से बेहाल चेहरा देख कमला को बेदा की हालत पर थोड़ी दया आ गई और उसने फ्रिज से एक बोतल पानी और एक प्लेट में 4 बिस्किट लाकर देते हुए कहा, लो खा लो, सबसे छुपाकर किसी तरह से बस इतना ही खा ला पाई हूँ। बेदा ने बिस्किट प्लेट एक तरफ खिसका दी और पानी का बोतल उठा गटागट पीते हुए एक सांस में ख़त्म कर दिया। चलो तुम्हें अब छोटे साहब के कमरे में जाना है। बेदा के पास सर झुकाए खड़ी कमला धीमी आवाज़ में बोली। सुनकर बेदा के चेहरे पर हल्की सी खुशी की रेखा खींची और उसने धीमी भराई आवाज़ में पूछा, क्या सबने मुझे माफ़ कर दिया? जवाब में कमला का चेहरा सख्त हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जो ऑर्डर मिलता है मैं बस उसका पालन करती हूँ। अब जल्दी चलो, मुझे और भी काम करने हैं। कमला की बात सुन बेदा चुपचाप अपना पर्स उठाकर उसके पीछे चलने लगी। कार्तिक का कमरा काफ़ी शानदार था। कमरे में प्रवेश कर एक पल को तो बेदा को लगा कि वह किसी राज महल में आ गई है। कमला के इशारे पर जब बेदा कमरा के बीचों बीच लगे बड़े से शानदार बेड के एक तरफ बैठ गई तो बेदा की तरफ दुखी नज़रों से देख कमला चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर चली गई। कमरे में बैठी बेदा ने थोड़ा आराम से बैठते हुए पर्स खोलकर अपना मोबाइल निकाला तो उसमें उसकी माँ शतावरी के 62 मिस कॉल थे। उसने घबराकर अपनी माँ को कॉल किया पर दूसरी तरफ से जब किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने लगातार 8-10 बार कॉल किए पर हर एक बार फ़ोन बजकर बंद हो जा रहा था। तभी भड़ाम की तेज आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और लंबी तगड़ी पर्सनालिटी वाला कार्तिक मदान कमरे के अंदर आया। कार्तिक का चेहरा गुस्से से सख्त था और उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। वह नशे में लड़खड़ाता अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से बेदा को घूरता धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। कार्तिक को देख बेदा अंदर से बुरी तरह से डर गई और सहम कर बेड के एक तरफ अपने आप में सिमट कर बैठ गई। बेड के पास पहुंच कार्तिक ने बेदा का हाथ पकड़ एक झटके में खींचा और मिरर के सामने खड़ा कर बोला, देख तो कितनी मोटी काली और भद्दी दिखती है। तेरे सामने तो मेरे ये ब्लैक शूज भी गोरे दिख रहे हैं। क्या सोचकर तू मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो गई मोटी? बेदा की डर से घिघी बंधी हुई थी और डर से कांपती बेदा के मुंह से जी के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। मोटी भैंस, मुझे तो अब मैं ऐसा करके छोड़ूंगा कि तू किसी और लायक नहीं रहेगी।
गुस्से में दांत पीस बोलते हुए कार्तिक ने वेदा को एक झटके से बेड पर गिरा दिया और उसके कपड़े उतार उसके ऊपर चढ़कर उसे बुरी तरह से नोचते घसीटते हुए उसके साथ संबंध बनाने लगा। वेदा रोती रही और कार्तिक अपनी काम वासना तृप्त करने में लगा रहा। काफ़ी देर बाद थक कर वेदा के ऊपर चढ़ा कार्तिक उससे अलग हुआ और हाँफते हुए कड़क आवाज़ में बोला, ए मोटी चल उठ, मुझे अपने कमरे में कचरा रखने की आदत नहीं है, चल जल्दी उठ और अपने कपड़े पहन। वेदा के शरीर का नीचे का भाग खून से भीगा हुआ था और उसके जांघों के आसपास तेज दर्द हो रहा था। उसके शरीर पर जहाँ तहाँ नाखून के खरोंचों और दांत से काटे जाने के घाव थे जिनसे खून रिस रहा था, लेकिन शरीर के इन जख्मों से अधिक गहरे जख्म वेदा के दिल पर लगे थे, जिसका दर्द उसके लिए असहनीय था। वेदा बेड पर से उठने की कोशिश करती लगातार रोए जा रही थी। तभी कार्तिक की कड़कदार आवाज़ फिर से गूंजी, अबे ओ मोटी, भैंस जल्दी कर। कार्तिक से डरकर वेदा रोती हुई किसी तरह जल्दी से बेड पर से उठ खड़ी हुई और कांपते हाथों से जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। अभी वेदा ने अपनी साड़ी ठीक से पहनी भी नहीं थी कि कार्तिक उसके पास आ बोला, चल निकल जा अब मेरे घर से जा। जी इतनी रात में मैं अभी कहाँ जाऊँगी? ये सब तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी बकवास बंद कर और अभी के अभी निकल मेरे घर से। कार्तिक की बातें सुन वेदा के दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ कार्तिक से विनती करते हुए कहा, जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, बस रात बीतने तक। पर माफ़ी देना तो दूर, वेदा की यह बात सुनते ही कार्तिक आग बबूला हो गया और वेदा का हाथ पकड़ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू ऐसे ही नहीं मानेगी। लगता है तुझे ज़बरदस्ती मुझे अपने घर से निकाल बाहर करना होगा। देखिए ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, गिड़गिड़ाते हुए वेदा ने कहा। लेकिन कार्तिक पर रहम की भीख मांगती वेदा के शब्दों और उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ और उसने रात के अंधेरे में वेदा को खींचकर अपने घर से बाहर कर वॉचमैन को बुलाकर कहा, इसे अभी के अभी हमारे मेंशन से बाहर कर मेन गेट बंद करो। इस घटना के 11 वर्षों बाद साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से इंडिया की फ्लाइट के लग्जूरियस बिजनेस क्लास में बोर्डिंग कंप्लीट होने के ठीक पहले एक बेहद खूबसूरत सावली से स्लिम लड़की ने फ्लाइट में तेज़ी से चलते हुए इन किया। उसने लेवेंडर कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी जिस पर फिशुया के बड़े बड़े फूल बने हुए थे। उसके कंधे तक के हल्के घुंघराले बाल शायद जल्दबाजी में थोड़े से अस्त व्यस्त से हो गए थे, जिन्हें एक हाथ से संवारती और दूसरे हाथ में गुच्ची का महंगा पर्स लिए वह फ्लाइट में आई थी और उसके आते फ्लाइट के बिजनेस क्लास केबिन में महंगे फ्रेश परफ्यूम की खुशबू फैल गई। उसकी पर्सनालिटी इतनी आकर्षित थी कि केबिन में बैठे हर पैसेंजर की नज़रें उस पर ही टिक गई। लड़की ने उड़ती हुई निगाह पूरे केबिन पर डाली और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। केबिन में बैठे लगभग सभी पुरुषों का दिल उसकी दिलकश मुस्कान से थक से रह गया। उसने अपने बोर्डिंग पास पर अपनी सीट का नंबर फिर से देखा और खोजी आंखों से उसने केबिन में चारों तरफ नज़रें घुमाई। उसकी नज़र एक सीट पर आकर जम गई जो खाली थी और उसके बोर्डिंग पास पर उसी सीट का नंबर अंकित था, लेकिन उसके पैर अपनी सीट की तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, बल्कि उसका सारा ध्यान अपने को पैसेंजर पर केंद्रित था। वहाँ वेदा का दुखद अतीत कार्तिक मैदान बैठा था। कार्तिक ने जब एक खूबसूरत युवती को अपनी तरफ एकटक देखते देखा तो उसका दिल बिल्लियों के जैसा उछलने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, शायद मैं काफ़ी डैशिंग लग रहा हूँ, तभी इतनी खूबसूरत लड़की मुझे अपनी शुद्ध-बुद्ध खोए देखे जा रही। दूसरी तरफ कार्तिक को देख आज 11 साल बाद वेदा के जख्म हरे हो गए थे और उसकी आंखों के सामने कार्तिक के साथ की उस दर्दनाक रात की हर घटना चलचित्र की तरह घूमने लगी थी। उस रात की हर एक घटना याद कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी एयर होस्टेस ने उसके पास आकर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू?
एयर होस्टेस की आवाज़ से बेदा हड़बड़ाकर अपने अतीत से बाहर आती हुई बोली, हाँ, आई वांट टू चेंज माई सीट। सॉरी मैम, अपार्ट फ्रॉम योर सीट नो अदर सीट इज़ वेकेंट इन द फ्लाइट केबिन। माफ़ करें मैम, आपकी सीट के अलावा कोई दूसरी सीट फ्लाइट केबिन में खाली नहीं है। ओह, बोल बेदा चुपचाप धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में तूफान उठा हुआ था। आज वह साउथ कोरिया से दुनिया भर के डॉक्टर्स की इंटरनेशनल सेमिनार में सबकी प्रशंसा ले खुश अपने देश लौट रही थी और फ्लाइट पर आते ही कार्तिक मदान नाम का ग्रहण उसकी खुशियों पर लग गया। दूसरी तरफ कार्तिक बेदा के मन में उठ रहे तूफान से बेखबर उतावली से उसे अपने पास आता देखते हुए सोच रहा था, आज की यात्रा तो सफल हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे 7-8 घंटे मेरे बगल की सीट पर बैठेगी। इतने समय में तो मैं उससे दोस्ती कर नेक्स्ट मीट भी पक्की कर लूँगा। जैसे ही बेदा अपनी सीट पर बैठी, कार्तिक ने तपाक से अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम कार्तिक। बेदा ने उपेक्षा से उसके बड़े हाथ को देखा और शालीनता से दोनों हाथ जोड़ धीरे से बोली, नमस्ते, मैं डॉक्टर बेदा हूँ। कार्तिक इस वक्त सपने में भी नहीं सोच सकता था कि डॉक्टर बेदा वही बेदा है जिसके साथ वह कभी बावीरता से पेश आया था। सो उसने हंसते हुए कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मुझसे बात करने की इच्छुक हो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। और ऐसा बोलकर वेदा ने दुख और घृणा से मुंह फेर लिया। लेकिन कार्तिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना कार्ड निकाल वेदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दिस इज माई कार्ड एंड आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन आफ्टर लैंडिंग। ये मेरा कार्ड है और मैं फ्लाइट से उतरने के बाद फिर से तुमसे मिलना चाहता हूँ। कार्तिक की इस ढिठाई से अब बेदा का धैर्य जवाब दे चुका था। कार्तिक के बगल में बैठना बेदा के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसे अपनी सांसें घुटती महसूस हो रही थी। उसे बार बार 11 साल पहले की वो रात याद आ रही थी जब उसके शरीर के साथ कूर्ता करने के बाद कार्तिक ने उसे जबरन अपने घर से निकाल बाहर किया था। इसे अभी की अभी हमारे मेंशन से बाहर कर, मेन गेट बंद करो। और दरवाज़ा जोरों से बंद कर घर के अंदर चला गया था। रात के अंधेरे में अकेली खड़ी रोती बेदा के पास कार्तिक के अधेड़ वॉचमैन रघु ने आकर सहानुभूति से रुधे गले से कहा, बेटी, तुम चलकर गेट के पास बने मेरे केबिन में बैठो। सुबह होते ही तुम्हारे घर के लिए मैं ऑटो बुक कर दूंगा। रघु की सहानुभूति और स्नेह पा बेदा का कलेजा फट पड़ा था। जब से वह विदा होकर आई थी, किसी ने उससे इतनी सहानुभूति और स्नेहपूर्वक बात नहीं की थी। वह रघु का हाथ पकड़ फूट फूट रोती हुई बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं था काका, मुझे तो जबरदस्ती। समझ सकता हूँ बिटिया, रघु ने अपनी गीली आंखें पोंछते हुए बेदा से कहा, आओ चलकर केबिन में बैठो। सबके जागने से पहले सुबह सुबह रघु ने उसे अपने एक परिचित ऑटो वाले से बस स्टैंड भिजवा दिया और पुणे तक के टिकट के पैसे भी दिए। अपना यह अतीत याद कर बेदा की आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने सबकी नज़र बचाकर पोंछ ली। तभी उसके बगल में बैठे कार्तिक ने कहा, डॉक्टर बेदा, क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर देंगी? मैं दिल्ली पहुंचकर आपको कॉल करना चाहूँगा। कार्तिक की बार बार जाने वाली इस बेशर्मी से बेदा पूरी तरह से खींच चुकी थी। वह अब हर हाल में अपनी सीट चेंज करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी यह सीट कैसे चेंज करे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने एक क्रू मेंबर को बुलाकर कहा, आपकी फ़्लाइट में एक प्राइवेट केबिन भी है, शायद मैं उसका किराया पे कर उसमें शिफ्ट होना चाहती हूँ। क्या ये पॉसिबल है? एनी प्रॉब्लम मैम? क्रू बेदा के इस अटपटे प्रस्ताव पर हैरान था। मैं यहाँ असुविधा महसूस कर रही हूँ। ठीक है मैम, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही क्रू वहाँ से गया, कार्तिक ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बेदा से कहा, क्या हुआ डॉक्टर बेदा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बेदा को कार्तिक की इस ढिठाई पर गहरा आश्चर्य हुआ। उसने घूरकर कार्तिक की तरफ देखा तो वह अपने एक कान से ईयरबड निकालता हुआ और उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो तो इस बेशर्म ने वह सब सुना ही नहीं जो मैंने क्रूर से कहा था। सोचते हुए बेदा के मन में घृणा और गुस्से की लहर दौड़ गई। अभी उसका वश चलता तो वह गुस्से में कार्तिक के साथ जाने क्या कर देती, लेकिन यह उसका
दुर्भाग्य और कार्तिक का सौभाग्य था कि उनकी मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। अभी वेदा अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश ही कर रही थी कि वो क्रूर वेदा के पास आया, जिससे वेदा ने रिक्वेस्ट की थी। क्रू ने आते हुए वेदा से कहा, मैम, आपके कहे अनुसार हमारे प्राइवेट कैबिन में एडजस्टमेंट तो हो गई है, पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वेदा ने बेताबी से पूछा। वह प्राइवेट केबिन मिस्टर नेथानी ने बुक कराया हुआ है और हमारी रिक्वेस्ट पर वो आपके साथ शेयर करने को तैयार है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप वहां शिफ्ट कर सकती हैं। क्रू की बात सुनकर वेदा सोच में पड़ गई कि किसी ने अपनी सुविधा के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट का स्पेसिफिक प्राइवेट केबिन बुक कराया है, तो वह उसे मेरे साथ शेयर करने को क्यों तैयार हो गया। वेदा के बगल में बैठे कार्तिक के कानों में अभी ईयरबड्स नहीं थे, तो उसे वेदा और क्रू की सारी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस तरह आकर वेदा के अपनी बगल से उठ शिफ्ट करते जाने को तैयार देख कार्तिक मायूस हो वेदा से बोला, एक्सक्यूज मी डॉक्टर वेदा, आप यह सीट क्यों छोड़ रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वेदा ने व्यंग और दुख से हल्की मुस्कुराहट के साथ कार्तिक को देखा। उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के सबसे दुखद दिन तैर गए। इसी कार्तिक की बाबर करतूत के कारण वेदा प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, पहले तो वह समझ नहीं पाई थी कि क्या करे। थोड़ी देर तक दुख और दर्द भरी पीड़ा के साथ अवोग बैठे रहने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह अपनी माँ शतावरी के गले लग रोने लगी। शतावरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, चलकर अबॉर्शन की बात कर लेते हैं डॉक्टर से। शतावरी की इस बात से वेदा को थोड़ी राहत महसूस हुई और उन दोनों ने गायनोलॉजिस्ट के पास जाकर अबॉर्शन के लिए पूछा, तो गायनोलॉजिस्ट ने शतावरी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन वेदा के हम पहले कुछ टेस्ट करेंगे, फिर अबॉर्शन होगा। वैसे किसी प्रकार की कोई जेनेटिक या मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर का सवाल सुनते शतावरी गंभीर हो गई और बोली, वेदा को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बचपन से है, जिस कारण इसका वेट भी कंट्रोल नहीं हो पाता। क्या आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया? कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद आजकल यह ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसी समय वेदा के पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो पैसों की कमी के कारण ट्रीटमेंट बंद करना पड़ा। बाद में वेदा ने कहा कि पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी कर कुछ करेगी, फिर अपना ट्रीटमेंट अपने पैसों से करा लेगी। इसलिए जो भी मैं कमा पाती हूँ उससे वेदा की अच्छी शिक्षा पर ही खर्च करती हूँ। फिर ये प्रेगनेंसी कैसे? डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर का सवाल सुन शतावरी की आंखें भर आई और उसने इसकी सारी कहानी डॉक्टर को कह सुनाई। सुनकर डॉक्टर दुख भरे स्वर में बोली, मैं दिल से चाहती हूँ कि वेदा का अबॉर्शन करूँ, लेकिन इसकी मेडिकल कंडीशन मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। इसलिए वेदा को अब जी कड़ा कर इस बच्चे को अपनाना पड़ेगा और बच्चे की फरमाइश के साथ साथ अपना करियर भी बनाना होगा। डॉक्टर की बात सुन वेदा को जोरों की रुलाई आई, लेकिन डॉक्टर के सामने वह बर्दाश्त कर बैठी रही। शतावरी का कलेजा भी डॉक्टर की बात सुन फट रहा था, पर किसी तरह अपने आप को ढे कर उसने कहा, क्या इस गर्भ से छुटकारे का कोई और तरीका नहीं है? दुखी हो डॉक्टर ने ना में गर्दन हिला दिया और चेहरा नीचे कर लिया। दोनों माँ बेटी घर आने के बाद गले लगकर उस दिन खूब रोई थी। मैं क्या जानती थी बिटिया कि मेरा सगा भाई मुझे इतना बड़ा जख्म देगा। मैंने उस पर विश्वास कर अपनी बिटिया को कैसे कुएं में ढकेल दिया। हे भगवान, तुम मुझे कभी माफ़ मत करना, मेरी हर दुर्गति कर दो भगवान, और मेरी बेटी के भाग में सुख लिख दो। शतावरी यह बोलते हुए लगातार रोते जा रही थी। माँ के गले लगी रोती वेदा के कानों में जब अपनी माँ के ये शब्द पड़े तो एक झटके से अपनी माँ से अलग होते हुए वह अपने आंसू पोंछकर बोली, माँ, तुमने मुझे इतना कमज़ोर नहीं बनाया है कि मैं इस कठिन परिस्थिति से लड़ ना सकूं। कल से मैं कोचिंग जाना शुरू कर रही हूँ और तुमने और पापा ने मुझे जो डॉक्टर बनाने का सपना देखा है मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगी। तुम ऐसे मत बोलो माँ, तुम ही तो मेरी ताकत हो, प्लीज़ और चुप हो जाओ। और ऐसा बोलते हुए वेदा अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी थी। इसके बाद तो फिर वेदा के कदम कभी थमे नहीं थे। दो जुड़वा बच्चियाँ आसी और किया की
मां होने के बावजूद आज न्यूरोसर्जरी में वेदा का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी लिया जाता है। साउथ कोरिया का सेमिनार जहां से वेदा वापस इंडिया लौट रही थी भी वेदा के ही एक खास रिसर्च पेपर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तभी वेदा को चुपचाप अजीब नजरों से खुद को घूरते देख कार्तिक ने आश्चर्य से पूछा, डॉक्टर वेदा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और आप मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रही हैं? लेकिन कार्तिक के सवालों का कोई जवाब दिए बिना वेदा चुपचाप प्राइवेट केबिन की तरफ बढ़ गई। प्राइवेट केबिन के पास पहुंच उसने बाहर लगी बेल बजाई। अंदर से एक रेबीली आवाज आई, प्लीज कम इन। वेदा थोड़ा झिझकते हुए केबिन का दरवाजा खोल जैसे ही अंदर पहुंची सामने का दृश्य देख हक्की भक्की रह गई। क्रू ने केबिन की तरफ आते हुए वेदा को जो केबिन पैसेंजर की डिटेल बताई थी, सामने का नज़ारा उससे बहुत अलग था। क्रू ने वेदा को पैसेंजर की डिटेल बताते हुए कहा था, मैम, देश की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली और दवाओं पर रिसर्च करने वाली कंपनी केरा फार्मास्यूटिकल के सीईओ श्लोक नैथानी केबिन में है और आपको रिस्पेक्टफुली केबिन में लाने को कहा है। क्रू के बताने पर उसने सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कोई 50-60 साल का व्यक्ति होगा, लेकिन उसके सामने एक 29-30 साल का खूबसूरत पर्सनालिटी वाला युवक अपने विंडो साइड बेड पर अधलेटा बैठा लैपटॉप पर कुछ लिख रहा था। वेदा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर नैथानी। ओ नो, एक्चुअली मैं भी आपसे मिलना चाहता था। आप न्यूरोसर्जन डॉक्टर वेदा है ना? जी, प्लीज़ बैठिए ना। श्लोक ने मुस्कुराते हुए पास रखे एक इजी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यस थैंक यू मिस्टर नैथानी। मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है यह सुनकर कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। वेदा ने बैठते हुए प्रश्न किया। वेदा का सवाल सुन श्लोक नैथानी के चेहरे पर एक दुख भरी हल्की मुस्कान आई और तुरंत चली गई। उसने इत्मीनान से पहले अपना लैपटॉप बंद किया, फिर वेदा की तरफ देखते हुए बोला, आपसे मुझे एक काम है। कैसा काम? श्लोक की बात सुन वेदा पूरी तरह से चौंक गई थी। काम बहुत इम्पोर्टेंट और सीक्रेट है, अभी नहीं बता सकता, इंडिया पहुंचने पर ही बता पाऊंगा। श्लोक का जवाब सुन वेदा सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक श्लोक उससे चाहता क्या है। वेदा को अपनी सोचों में ऐसे गुम देख श्लोक ने पूछा, क्या बात है डॉक्टर वेदा, आप अचानक क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यहाँ आने से पहले मुझे लगा था कि इतनी बड़ी केरा फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ कोई सीनियर पर्सन होंगे, लेकिन इतनी कम उम्र में आप कैसे? वेदा ने अपनी सोच रही बात छुपा ली थी। वेदा का प्रश्न सुन श्लोक ने एक गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, अक्सर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। सही कहा आपने, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। मैं गिटार बजाने का शौकीन था और फ्रांस में रहते हुए म्यूजिक वर्ल्ड में ही बहुत कुछ सीखते हुए कुछ नया कर रहा था। कुछ देशों में मेरे कंसर्ट भी हुए थे, लेकिन बोलते हुए श्लोक कहीं खोसा गया और उसके चेहरे पर गहरी उदासी फैल गई। लेकिन क्या मिस्टर नैथानी? एक दिन अचानक मेरे पेरेंट्स की एक प्लेन हादसा में डेथ हो गई और सब कुछ उलट पुलट हो गया। ओ आई एम वेरी सॉरी। पर क्या अब गिटार? वेदा के सवाल पर श्लोक ने सुनी आंखों से वेदा को देखा और अपने किसी ख्याल में गुम हो गया। उसकी आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह जबरन रोक रहा था। श्लोक के चेहरे पर फैले दुख की छाया देख वेदा को अपने किए पर गए सवालों पर काफ़ी अफसोस हो रहा था। वह सोच रही थी, मैंने मिस्टर नैथानी के गहरे जख्म को कुरेद दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पश्चाताप से भर वेदा उठकर श्लोक के पास आकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज़ में बोली, मिस्टर नैथानी, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ आप अपनी सीट पर बैठिए, मैं तो बस ऐसे ही। श्लोक अब तक अंदर से खुद को संभाल चुका था। अच्छा डॉक्टर वेदा, साउथ कोरिया वाले सेमिनार में आपका पेपर न्यूरो रिलेटेड बीमारी एवीएम पर था ना? श्लोक वेदा को उसके गिल्ड से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए उसने एक नए विषय पर बातचीत शुरू की। हाँ मिस्टर नैथानी, मैं इसी बीमारी पर रिसर्च कर रही हूँ और इससे रिलेटेड कुछ चौंकाने वाले तथ्य मैंने अपने पेपर में ऐड किए थे। ग्रेट। अब तक थोड़ा उदास बैठे उदय श्लोक का चेहरा वेदा की इस बात से चमक उठा था।
दूसरी तरफ बेदा श्लोक के चेहरे पर आए भाव के ऐसे अचानक हुए बदलाव से चकित थी और सोच रही थी, यह आदमी तो मुझे काफ़ी रहस्यमय लग रहा है, मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन कारण इंडिया पहुंचकर ही बताएगा। जाने ऐसी क्या बात है जो या मुझे देश की धरती पर ही बता सकता है। और अभी अचानक मेरी उपलब्धि से इसके चेहरे पर की उदासी अचानक खुशी में क्यों बदल गई। दूसरी तरफ अपनी सीट पर मायूस बैठा कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर बेदा ने उसके बगल की सीट क्यों छोड़ दी। उसके जहन में उस बेदा का नाम तो कहीं था ही नहीं, जिसे उसने जलील कर आधी रात में घर से निकाल दिया था, क्योंकि गुस्से और नफरत से भरे होने के कारण न तो अपनी नवविवाहिता पत्नी का चेहरा ठीक से देखा था और न ही उसका नाम जानने की कोई कोशिश की थी। थोड़ी देर तक डॉक्टर बेदा की सीट छोड़कर चले जाने के कारण पर सोचते रहने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने सर को झटक ये सोच अपने चिंतन को विराम दिया कि एयरपोर्ट पर उतर लगेज बेल्ट के पास मिलने पर विस्तार से बात करूंगा। डॉक्टर बेदा की खूबसूरती के साथ साथ उसकी बेरुखी ने उसके प्रति कार्तिक के मन की लालसा बढ़ा दी थी और वह बाद में बात करूंगा सोचने के बाद भी उसे अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। हालांकि बेदा को घर से ऐसे निकाल देने के बाद ही उसके माता पिता कार्तिक के लिए दूसरी लड़की की तलाश करना चाहते थे, पर इस शादी के तुरंत बाद बिरादरी में फिर यह बात बता पाना कि उन्हें अपने बेटी की शादी करनी संभव नहीं था, इसलिए चुप बैठे थे। वैसे भी चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि धोखे से शादी के बाद आई पत्नी अचानक लापता हो गई। पत्नी की खोज का ऊपर थोड़ा नाटक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाकर कार्तिक ने किया, लेकिन रिपोर्ट लिखवाते हुए वह पुलिस को एक मोटी रकम देते हुए ये कहना भी नहीं भूला था, ध्यान रहे गुमशुदगी की यह रिपोर्ट केवल कागजी रहे, इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। पुलिस को बैठे बिठाए बिना मेहनत की एक मोटी रकम हाथ लग गई थी, सो वो भी खुश हो गए थे। फिर देश के कानून के अनुसार कि अगर 7 सालों तक पत्नी या पति गायब रहता है तो पति या पत्नी को पुनर्विवाह का अधिकार है। का आधार बना कार्तिक की शादी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक सिंघानिया की इकलौती बेटी डिम्पल सिंघानिया से हो गई थी। कार्तिक स्वभाव से दिलफेक इंसान था, सो शादी के 2 महीने बाद ही उसका मन डिम्पल से भर गया था और उसे जो भी सुंदर महिला दिखती उससे फ्लर्ट करने लगता और उसके साथ तब तक लगा रहता था जब तक कि उसे बेड पर नहीं ले जाता। फिर इसके बाद वह किसी दूसरी महिला की तलाश में लग जाता था। लेकिन आज बेदा को देखने के बाद से वह अपने अंदर एक खास तरह की बेचैनी सी महसूस करने लगा था और बेदा के प्रति उसके मन में तीव्र आकर्षण उत्पन्न हो गया था। उस पर बेदा की बेरुखी उसकी इस आकर्षण की ओर अधिक बढ़ा रही थी। फ्लाइट लैंड करने के बाद जैसे ही उसे बेदा लगेज बेल्ट के पास खड़ी दिखी, वह लपक कर उसके पास आया और बोला, सॉरी डॉक्टर बेदा, मेरे कारण आपको तकलीफ हुई, उसके लिए शर्मिंदा हूँ। बेदा का ध्यान बेल्ट पर आ रहे लगेज पर था। कार्तिक की बात सुन उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले मुंह फेर कर बेल्ट पर लगेज उठाकर ट्रॉली पर रखने लगी। बेदा के सारे लगेज ट्रॉली पर रखे जा चुके थे और वह अब एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगी थी। तभी कार्तिक ने उसके करीब आ फिर से अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर बेदा, ये मेरा कार्ड है, मैं कार्तिक मदान स्टेज का CEO। बेदा ने चुपचाप कार्तिक का कार्ड ले लिया और एयरपोर्ट से निकलती उसे अपनी मुट्ठी में मसल डस्टबिन में डाल दिया। वह बार बार यह सोचते हुए हैरान थी कि कार्तिक मदान की इंडस्ट्री तो मुंबई में है, फिर ये यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है। बेदा जैसे ही घर पहुंची, आशिया और किया भाग कर आई और बेदा से लिपट गई। दोनों का प्यार करते हुए बेदा के मन में अचानक ये बात कहो थी, अगर उस दिन डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन कर दिया होता तो इतनी प्यारी दोनों बेटियों को मैं खो चुकी होती। यह ख्याल आती उसने अपनी दोनों बेटियों को कसकर अपने से चिपका लिया और उसकी आंखें भर आई। आज कार्तिक से मिलने के बाद से उसकी पिछली यादें जैसे ताज़ा होती जा रही थी। बेकसूर होते हुए भी कार्तिक ने उसे जिस तरह से अपमानित किया था, उस अपमान को पीकर बेटियों को अपनाना और जीवन में आगे बढ़ना अपने आप में इतना अधिक दर्द भरा था कि उसे याद कर एकदम से बेदा की आत्मा कांप गई। शायद माँ शतावरी के प्रति बेदा का गहरा लगाव ही था
जो उस अपमान को बर्दाश्त करने की हिम्मत उसमें भर रहा था। वेदा अभी यही सब सोच रही थी कि उसके सीने से लगी आसी बोल पड़ी, मॉम क्या लाई हो हमारे लिए साउथ कोरिया से? हाँ मॉम दिखाओ ना प्लीज़, किया ने भी आसी की बात का समर्थन करते हुए कहा। उन दोनों की बात सुन वेदा अपनी पिछली यादों से निकलकर वर्तमान में आई और एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराती हुई बोली, साउथ कोरिया से तो बहुत कुछ लेकर आए हूँ, लेकिन वह सब उसी को मिलेगा जो मुझे प्यार कर मेरी पप्पी लेगी। यह सुनते ही आसी और किया में वेदा को प्यार कर उसकी पप्पी लेने की होड़ लग गई और वेदा काफ़ी देर तक अपनी बेटियों की इस मासूम और निश्चल प्यार का आनंद लेती उनके साथ मस्ती करती रही।